हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस पार्ट 2 में, जहां हम साइंस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे जो आपके सीटेट पेपर 2 में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न संख्या 31 क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी फोर्स कांस्टेंट है और उसका क्षेत्रफल यानी एरिया बढ़ा दिया जाए, दाब यानी प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी फोर्स को कांस्टेंट कर दिया जाए और उसका एरिया इंक्रीज कर दिया जाए तो दाब यानी प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऑप्शन है दाब बढ़ जाएगा, दाब घट जाएगा, दाब अपरिवर्तित रहेगा या दाब शून्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दाब जो है वो घट जाएगा। अगर हम प्रेशर को फोर्स को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, तो दाब जो है यानी आपका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है प्रश्न संख्या 32। इसमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस संश्लेषित रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशा यानी आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। आपके ऑप्शन है नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक या पॉलिएस्टर। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी रेयॉन। रेयॉन को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। किसको, रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33। इसमें क्या पूछा गया दूध को दही में यानी मिल्क को कर्ड में परिवर्तित करने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है, यानी कौन सा बैक्टीरिया जो है आपका उत्तरदायी, यानी दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया है जो उसको हेल्प करता है। तो आपके ऑप्शन है राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलियम या स्टेप्टोकोकस। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी लैक्टोबैसिलस। कौन सा ऑप्शन है, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही में जब हम परिवर्तन करते हैं तो कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, लैक्टोबैसिलस। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 34 की ओर। इसमें क्या पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के घर्षण बलों यानी फ्रिक्शन फोर्सों को उनके घटते हुए क्रम, कौन से क्रम में, घटते हुए क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या पूछ रहा है, विभिन्न प्रकार के घर्षण बलों को उनके घटते हुए परिमाण यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण या लोटनी घर्षण। ऑप्शन बी है लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण या स्थैतिक घर्षण। ऑप्शन सी है सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण या लोटनिक घर्षण। ऑप्शन डी है आपका स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण और सर्पिक घर्षण। इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो स्थैतिक यानी स्टैटिक फोर्स का होता है। देन उसके बाद आपका सर्पी होता है, उसके बाद लोटनिक यानी रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे कम आपका जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन होता है, इसकी वैल्यू सबसे कम होती है, ये सबसे कम लगता है। ठीक, तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर था वो था ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। इसमें पूछा गया अमीबा में अलैंगिक जनन यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस विधि द्वारा होता है, किस मेथड के द्वारा होता है। आपके ऑप्शन है मुकुलन यानी बडिंग, द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन, थर्ड ऑप्शन है आपका बीजाणु निर्माण या पुनरुद्वन पुनरुद्वन। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन बी, यानी बाइनरी फिजन। अमीबा में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में, वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 36 की ओर। क्या पूछा गया है, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन मुख्य रूप से वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में किस प्रदूषक गैसों के मिलने से होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन और कार्बन उत्सर्जन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी ओजोन और जल वाष्प। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। ठीक है, ये क्या है, वायुमंडल में किन प्रदूषक गैसों के मिलने से बनता है। तो अम्लीय गैस जो होती है यानी अम्लीय वर्षा जो होती है यानी एसिड रेन जो होता है वो आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों के मिलने से होती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 37 की ओर। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण यानी रेयर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेयर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण यानी किस मिरर का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण, तल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण।
तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। रियर व्यू मिरर में आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 38 की ओर। इसमें क्या पूछा गया है? पेड़ों में जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है, यानी किस टिश्यू के द्वारा होता है। ठीक है, पेड़ों में जड़ों से पत्तियों तक जल यानी वाटर और मिनरल्स का जो संवहन होता है वो किस ऊतक द्वारा होता है, किस टिश्यू के द्वारा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्लोएम, जाइलम, ऑप्शन सी रंध्र यानी स्टोमेटा, यानी ऑप्शन डी आपका एपिडर्मिस। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी जाइलम। क्या है, कौन सा टिश्यू है? जाइलम। ओके, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। इसमें पूछा गया मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक गर्म यानी हॉटेस्ट जोन होता है? जो मोमबत्ती की ज्वाला होती है उसका सबसे गर्म यानी हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है, आंतरिक काला क्षेत्र, मध्य पीला क्षेत्र, बाह्य नीला क्षेत्र यानी नॉन ल्यूमिनस जोन, या फिर मोम के पास का क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी बाह्य नीला क्षेत्र यानी नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है वो सबसे गर्म जोन होता है, यानी सबसे अधिक गर्म होता है, हॉटेस्ट जोन होता है। ये कौन सा? नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। इसमें पूछा गया है विद्युत परिपथ में सुरक्षा प्रदान करने के लिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है? ठीक, तो आपके ऑप्शन है विद्युत स्विच, फ्यूज, जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर। इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन बी यानी फ्यूज। विद्युत परिपथ में सुरक्षा प्रदान करने के लिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है? वो है आपकी फ्यूज। कौन सी है? फ्यूज है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। इसमें पूछा गया मानव की छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित दीर्घ रोम यानी विलाई का मुख्य कार्य क्या है? यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका दीर्घ रोम होता है यानी विलाई जो होता है उसका काम क्या होता है, उसका वर्क क्या है उसमें? तो आपके ऑप्शन क्या है? भोजन को चबाना, पचे हुए भोजन के अवशेषण हेतु सतह क्षेत्रफल बढ़ाना, ऑप्शन सी है पित्त रस यानी बाइल जूस का स्राव करना यानी सेक्रेशन करना, या फिर आपका ऑप्शन डी अपचित यानी अनडाइजेस्ट भोजन को बाहर निकालना। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी पचे हुए भोजन के यानी डाइजेस्ट फूड जो आपका और उसके अवशेषण यानी अवशेषण हेतु सतह क्षेत्रफल बढ़ाना यानी एरिया बढ़ाना उसका। ठीक, तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया चींटी के डंक यानी आंट स्टिंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है? चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन है आपके एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल यानी मेथनोइक अम्ल, या ऑक्जेलिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी फॉर्मिक अम्ल यानी मेथनोइक अम्ल, यानी जो चींटी का डंक होता है, एंट स्टिंग होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 43 की ओर। इसमें पूछा गया है मानव कान के यानी ह्यूमन ईयर जो है, इसमें पूछा गया है कि मानव कान के लिए श्रव्यता की सीमा यानी ऑडिबल रेंज कितनी होती है? ठीक है, ऑडिबल रेंज यानी जो ह्यूमन ईयर है वो किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है? आपके ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या फिर ऑप्शन सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर 50 हर्ट्ज से 5,000 हर्ट्ज के बीच। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। जो ह्यूमन ईयर होता है उसकी रेंज जो होती है ऑडिबल सुनने की वो 20 टू 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। ठीक है, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी के ह्यूमन ईयर सुन सकता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। ठीक, इसमें पूछा गया है कि पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में उपस्थित लेकिन जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में अनुपस्थित संरचना कौन सी? मतलब प्लांट सेल में उपस्थित है बट एनिमल सेल में अनुपस्थित यानी एब्सेंस है, तो कौन सी वो संरचना, ये पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है कोशिका झिल्ली और केंद्रक, ऑप्शन बी आपका कोशिका भित्ति और प्लास्टिड यानी लवक, ऑप्शन सी आपका साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन डी आपका राइबोसोम और गोल्जी का है। इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कोशिका भित्ति और प्लास्टिड। कोशिका भित्ति इंग्लिश में मतलब सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ना कि आपके एनिमल सेल में। ठीक, और प्लास्टिड भी आपका सिर्फ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, प्लास्टिड भी आपका सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ना कि आपके एनिमल सेल में। ओके, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। इसमें पूछा गया किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के संबंध में क्या डिस्प्लेसमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा गया है कि किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
आपके ऑप्शन है यह हमेशा तय की गई दूरी से बड़ा होता है, यह शून्य हो सकता है भले ही तय दूरी शून्य ना हो। ऑप्शन सी है यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है यह केवल अदिश राशि है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी है, यानी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये शून्य हो सकता है भले ही यह तय दूरी शून्य ना हो, यानी डिस्टेंस शून्य ना हो, डिस्टेंस जो है वो जीरो ना हो, बट आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो हो सकता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। इसमें पूछा गया विज्ञान शिक्षण के 5E अधिगम मॉडल में इंगेज संलग्न करना चरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विज्ञान शिक्षण के 5E अधिगम मॉडल में इंगेज यानी संलग्न करना चरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या, प्राइमरी पर्पस उसका क्या है? ऑप्शन है आपके छात्रों को अंतिम ग्रेड देना। ऑप्शन बी है छात्रों की पूर्व धारणाओं को जानना और जिज्ञासा जगाना। ऑप्शन सी है परिभाषाएं याद करवाना। ऑप्शन डी है व्यवहारिक परीक्षा लेना। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी छात्रों की पूर्व धारणाओं को जानना और जिज्ञासा जगाना। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। इसमें पूछा गया यदि कोई छात्र यह सोचता है कि पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं, श्वसन का मतलब होता है रेस्पिरेशन, क्या होता है रेस्पिरेशन, तो शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ऑप्शन है आपके छात्र को डांटना। ऑप्शन बी आपका प्रयोगों एवं साक्ष्यों द्वारा स्पष्ट करना कि श्वसन जो होता है यानी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपका 24 आवर्स का होता है। ऑप्शन सी आपका इसे अनदेखा करके अगला पाठ पढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी छात्र को उत्तर याद करने को कहना। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है 24 आवर्स होता है, यानी डे टाइम और नाइट टाइम में। ठीक है, दिन और रात दोनों होता है। तो इसका आंसर क्या होगा प्रयोगों एवं साक्ष्यों द्वारा स्पष्ट करना कि श्वसन 24 घंटे होता है। ठीक है, पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं ये गलत है। ठीक है, तो प्रयोगों एवं साक्ष्यों द्वारा स्पष्ट करना कि श्वसन 24 घंटे होता है, ये उत्तर आपका सही होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। क्या पूछा गया है एक व्यक्ति के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कौन सा दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक टेम्परामेंट का मुख्य लक्षण कौन सा है? ऑप्शन है बिना प्रमाण के अंधविश्वास करना। नेक्स्ट ऑप्शन है साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना और खुला विचार करना। ऑप्शन सी है आपका पुरानी परंपराओं का आंख मूंद कर पालन करना, यानी ऑप्शन डी आपका दूसरों के विचारों को खारिज करना। इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना और खुला विचार करना। ठीक, खुला विचार रखना। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। इसमें पूछा गया है विज्ञान शिक्षण में पोर्टफोलियो का मुख्य उपयोग क्या है? विज्ञान शिक्षण में पोर्टफोलियो का उपयोग क्या है? आपके ऑप्शन है केवल सत्र परीक्षा के अंक दर्ज कराना। ऑप्शन बी समय के साथ छात्र की प्रगति प्रगति और कार्यों का क्रमिक रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन सी है शिक्षकों का हाजिरी रजिस्टर रखना। ऑप्शन डी अनुशासनहीन छात्रों की सूची बनाना। इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी समय के साथ। पोर्टफोलियो का मुख्य उपयोग क्या है? समय के साथ छात्र की प्रगति यानी जो प्रोग्रेस हो रहा है स्टूडेंट का, और कार्यों का क्रमिक रिकॉर्ड रखना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। इसमें क्या पूछा गया है एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है आपके केवल परीक्षा केंद्रित। ऑप्शन बी शिक्षार्थी के दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़ा हुआ। ऑप्शन सी केवल तकनीकी शब्दावली से भरा हुआ। ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित। इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी जो एनसीएफ है उसके अनुसार विज्ञान का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, वो शिक्षार्थी के दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़ा होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। इसमें पूछा गया जल और सरसों के तेल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, पृथककारी कीप यानी सेपरेटिंग फनल, आसवन विधि या फिर छानन विधि। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी, यानी पृथककारी कीप यानी सेपरेटिंग फनल। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। क्या पूछा गया है मिट्टी में प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल रूप से नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किस फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है केवल गेहूं की खेती। ऑप्शन बी फलीदार पौधों यानी लेग्यूमिनस प्लांट जैसे चना मटर उगाना। ऑप्शन सी आपका केवल चावल उगाना, या फिर ऑप्शन डी आपका मिट्टी को खाली छोड़ना। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन बी फलीदार पौधे यानी लेग्यूमिनस प्लांट जैसे चना मटर उगाना। ठीक, क्रॉप रोटेशन का। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 53 की ओर। इसमें क्या पूछा गया ऊष्मा का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ हीट
बिना किसी भौतिक माध्यम के किस विधि द्वारा किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके चालन यानी कंडक्शन विधि, संवहन कन्वेक्शन हो गया, विकिरण रेडिएशन या फिर वाष्पन। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी यानी विकिरण यानी रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन उष्मा उष्मा का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट, बिना किसी भौतिक माध्यम मतलब विदाउट मीडियम वो कौन सा होता है? रेडिएशन वाला होता है, रेडिएशन। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। इसमें पूछा गया पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? इकोसिस्टम होता है उसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? ऑप्शन है आपके उत्पादक यानी हरे पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव या अपघटक। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी शाकाहारी जीव। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की ओर। पूछा गया है लोहे का पिघलना यानी मेल्टिंग ऑफ आयरन और लोहे में जंग लगना क्रमशः किस प्रकार के परिवर्तन है? ऑप्शन है दोनों भौतिक परिवर्तन है, दोनों रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन सी आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन सी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज है एंड केमिकल चेंज भी है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। पूछा गया है विज्ञान की कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को समाप्त करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है केवल लड़कों को प्रयोग करके देना, ऑप्शन बी महिला वैज्ञानिकों के योगदान पर चर्चा करना और सभी को समान अवसर देना, ऑप्शन सी लड़कियों को केवल चित्र बनाने का काम देना या फिर ऑप्शन डी लैंगिक मुद्दों पर बात ना करना। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी महिला वैज्ञानिकों के योगदान पर चर्चा करना। ठीक है, और सभी को समान अवसर देना। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की ओर। पूछा गया विज्ञान के अमूर्त अवधारणाओं यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीएलएम कौन सी है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपके केवल पाठ्य पुस्तक का पाठ, ऑप्शन बी है त्रिआयामी यानी 3D मॉडल और सिमुलेशन, ऑप्शन सी केवल केवल ब्लैक बोर्ड लेखन या फिर मौखिक भाषण। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी त्रिआयामी 3D मॉडल और सिमुलेशन। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर। इसमें पूछा गया अत्यधिक शारीरिक व्यायाम के बाद मांसपेशियों यानी मसल्स में पैटर्न यानी क्रैम्प्स किसके जमाव के कारण होती है? यानी जो मांसपेशियां आपकी होती है मसल्स उसमें जो क्रैम्प्स आ जाते हैं वो किसके कारण होती है, किसके जमाव के कारण होती है? आपके ऑप्शन में आपका है एथेनॉल हो गया, ऑप्शन बी आपका लैक्टिक एसिड हो गया, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी आपका जल। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है लैक्टिक एसिड यानी आपकी जो मसल्स होती हैं उसमें जो क्रैम्प्स आता है उस कौन से एसिड के जमाव के कारण आता है? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर। इसमें पूछा गया जब दो समान परिमाण के बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाते हैं तो वस्तुओं पर जो परिणामी बल होता है यानी नेट फोर्स कितना होगा? ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया जा रहा है, इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, इक्वल फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है तो इसका जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? ऑप्शन है आपके बलों के योग के बराबर, शून्य, दोगुना या अनिश्चित। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी अगर दो इक्वल फोर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जा रहे हैं तो उनका जो नेट फोर्स होगा वो होगा आपका 0। 5 - 5 मान लेते हैं कि एक डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में दोनों 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो 5 - 5 अपोजिट डायरेक्शन में तो 5 - 5 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, फोर्स का जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? 0। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 60 की ओर, जिसमें पूछा गया है विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग कब और क्यों प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है सत्र के प्रारंभ में बिना किसी प्रशिक्षण के, ऑप्शन बी है निदानात्मक परीक्षण के बाद अधिगम की कमियों को दूर करने हेतु, ऑप्शन सी है केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने हेतु या ऑप्शन डी गृह कार्य न करने पर सजा देने हेतु। इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण के बाद अधिगम की कमियों को दूर करने हेतु। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए इंतजार करें। ठीक है दोस्तों।